नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। गोरखपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य ने पत्र लिखा। सीएम योगी आदित्यनाथ को देवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र लिखा है। 5 साल संविदा भर्ती से पैदा होगी अनियमितता। इस फैसले से संविदा कर्मचारियों का शोषण होगा। देवेंद्र प्रताप सिंह ने यह पत्र लिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा गया है। बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य हैं जिन्होंने यह पत्र लिखा है। इस फैसले से संविदा कर्मचारियों का और शोषण होगा, ये चिंता इनकी तरफ से जाहिर की गई है। तो जाहिर तौर पर आपको बता दें, जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में खास तौर पर खंड खा और गांव में एक बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी सरकार कर रही थी। अब सरकारी नौकरी पाने वालों को 5 साल तक संविदा पर कार्य करना होगा। उसके बाद 60% अंक उनको हर साल हासिल करने होंगे। जो भी कर्मचारी 60% अंक हासिल नहीं कर पाएगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो 5 साल तक संविदा पर काम करने को लेकर देवेंद्र प्रताप सिंह ने यह खत लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस फैसले से संविदा कर्मचारियों का और ज्यादा शोषण होगा। जोनल एडिटर वरुण उपाध्याय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वरुण, जिस तरीके से देवेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से खत लिखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य हैं, ये चिंता इनकी तरफ से जाहिर की गई है कि शोषण और बहुत ज्यादा होगा। क्या कुछ जानकारी? ये देवेंद्र प्रताप सिंह जी विधान परिषद सदस्य हैं गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसमें समूह ख और ग को लेकर कहीं ना कहीं वो वास्तव में चिंता का विषय है कि आप 5 साल तक उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और हर साल उनको 60% अंक प्राप्त करना होगा, तो अधिकारी तो वास्तव में उनको घरेलू नौकर बना लेंगे या तो उनका आर्थिक शोषण शुरू हो जाएगा। और सरकार के लिए भी ये चिंता का विषय है कि वो अपने विधायकों को लेके अपने फेवर में क्यों नहीं कोई नियम बनाते हैं। क्यों कोई नियम ऐसा बन जाता है कि अभी एक देवेंद्र मणि जी खुद ही सरदर्द बने हुए हैं सरकार के, दूसरा आज एक और उनके विधायक आरोप लगा रहे हैं इस तरीके का जी। तो कहीं ना कहीं से ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और संविदा पे भर्ती होने वाले युवाओं के लिए भी चिंता का विषय है कि पढ़े लिखे युवा कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारियों घर के नौकर बन जाएं। बिल्कुल। चलिए ठीक है वरुण, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो भाई, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जल्द करेंगे जिलों का दौरा, निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गड्ढा मुक्ति के विशेष अभियान का अधिकार के सघन निरीक्षण करेंगे। ग्रामीण संपर्क मार्गों की मरम्मत और गड्ढा मुक्त में प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। 17 से 25 सितंबर सांसद आदर्श गांव के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। तो फुल एक्शन में इस समय सभी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम और तमाम नेता विधायक इस समय दिखाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिलों का भी दौरा करेंगे। खासतौर पर निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए डिप्टी सीएम पहुंचेंगे। गड्ढा मुक्ति के विशेष अभियान का अधिकार के सघन के तहत में ये दौरा माना जा रहा है। कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से साफ साफ कहा गया है 17 से लगभग 25 सितंबर तक सांसद आदर्श गांव के लिए यह दौरा किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जल्द ही सभी जिलों का दौरा करेंगे। जो कार्य योजनाएं हैं, खासतौर पर गड्ढा मुक्ति के विशेष अभियान का निरीक्षण करेंगे। एसके बाजपेयी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। एसके, क्या कुछ जानकारी डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गड्ढा मुक्ति अभियान हो या जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है वो किस तरीके से चल रही है, साथ ही साथ में जो जिला मुख्यालयों को राजधानी से जुड़े जाने की परियोजना है वो किस तरीके से चल रही है, उसके अलावा जो मेधावी छात्र हैं, साथ ही साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या जो शहीद हुए हैं सीमा पर, उनके घरों तक सड़कों के निर्माण करना है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अफसरों को निर्देशित किया था। तो उसमें अब तक क्या प्रगति है उसको लेकर आज उन्होंने समीक्षा की और उन्होंने समीक्षा के दौरान ये साफ किया कि मैं स्वयं ही रैंडम चेकिंग करूंगा। इस रैंडम चेकिंग के दौरान बिना बताए उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जो भी पीडब्ल्यूडी विभाग की परियोजनाएं चल रही हैं उनका स्थलीय निरीक्षण होगा और स्थलीय निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई जाएंगी उन पर संबंधित अफसरों पर कार्रवाई होगी, जिसको लेकर उन्होंने चीफ इंजीनियर और साथ ही साथ जो अधिशासी अभियंता हैं उनको निर्देशित किया कि जो भी परियोजनाएं पीडब्ल्यूडी विभाग की उनके क्षेत्र में चल रही हैं उनका वो स्थलीय निरीक्षण करें
उसकी रिपोर्ट तैयार करें, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रैंडम स्तर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रैंडम चेकिंग करने वाले हैं। उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी, जिसको लेकर आज दिशा निर्देश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी चीफ इंजीनियर को जो पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं उनको जारी किया है। जी चलिए, इसके बने रहिए हमारे साथ, हम फिर से रुक करेंगे आपका। लखनऊ से खबर है, रायबरेली जेल से 2 कैदियों के फरार होने के मामले में कार्रवाई। हेड जेलर वार्डन रमेश चंद्र और अनिल कुमार सिंह को निलंबित किया गया है। 3 हेड जेलर शेर बहादुर सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ में विभागीय कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। एसके बने लगातार हमारे साथ। एसके, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, हम बात करें जिस तरीके से रायबरेली जेल से 2 विचाराधीन कैदी थे जो फरार हो गए थे। हालांकि इन दोनों कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको दोबारा से जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से लापरवाही जेल प्रशासन की तरफ से आई है, उस जेल प्रशासन की लापरवाही पर डीजी जेल ने बड़ी कार्रवाई की है। अगर हम इस कार्रवाई की बात करें तो 1 हेड जेल वार्डर, साथ ही साथ में 3 जेल वार्डर को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ में 3 हेड वार्डर जिसमें शेर बहादुर सिंह, मोहम्मद इरशाद और मदन अवस्थी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। तो निश्चित है कि जिस तरीके से विचाराधीन कैदियों के फरार होने के मामला मीडिया में आया था, जिसके बाद कहीं न कहीं जेल प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद डीजी जेल रामकुमार ने डीआईजी को पूरे मामले की जांच सौंपी थी। जब जांच रिपोर्ट सामने आई तो कहीं न कहीं इन अफसरों की लापरवाही पाई गई। लापरवाही पर डीजी जेल की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इन अफसरों पर की गई है। जी चलिए, इसके अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां यशोदा अस्पताल में भर्ती कराए गए पूर्व सीएम कल्याण सिंह। जी आपको बता दें, लखनऊ पीजीआई से गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। एयर एम्बुलेंस से लखनऊ से लाए गए गाजियाबाद। कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे पूर्व सीएम कल्याण सिंह और उनके हालात को देखते हुए उन्हें गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। उन्हें हालात समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस से लखनऊ से गाजियाबाद लाए गए हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह। कोविड पॉजिटिव वो पाए गए थे कुछ दिन पहले, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था लखनऊ में पीजीआई में। लेकिन व्यवस्थाएं सही से ना हो पाने के कारण, उनकी स्थिति सही से ना हो पाने के कारण उनको गाजियाबाद के लिए रेफर कर दिया गया और एयर एम्बुलेंस से उनको गाजियाबाद लाया गया है, जहां यशोदा हॉस्पिटल में इलाज के लिए पूर्व सीएम कल्याण सिंह को भर्ती किया गया है। तो लखनऊ पीजीआई से गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह। एयर एम्बुलेंस से लखनऊ से गाजियाबाद उन्हें लाया गया है। कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे सीएम कल्याण सिंह और इसी के चलते उन्हें लखनऊ पीजीआई में भर्ती कर दिया गया था। लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए और बेहतर इलाज के लिए उन्हें गाजियाबाद रेफर किया गया। गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया गया है, जहां उन्हें और अधिक सुविधाएं मिल पाएंगी और उनके हालात में बेहतरी की उम्मीद के साथ ही उन्हें गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर है जब उनको एयर एम्बुलेंस से लाया गया है गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल में इलाज के लिए उन्हें एडमिट किया गया है। चलिए, पीएन अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमडी यशोदा हॉस्पिटल से। अरोड़ा साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। पूर्व सीएम पहुंचे हैं इलाज के लिए, कैसी उनकी सिचुएशन है, कुछ बताएं सर। चलिए, संपर्क टूट गया है, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आखिरकार इस समय कैसी स्थिति है, उनकी तबीयत में बेहतरी है, यही हर कोई दुआ भी कर रहा है। और इसी के साथ ही उन्हें गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया है कि उनकी तबीयत में, उनके हालात में और ज़्यादा सुधार की उम्मीद की जा सके, इसीलिए उनको यहाँ पर एडमिट किया गया है। तो एयर एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें लखनऊ से गाजियाबाद लाया गया। कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे पूर्व सीएम कल्याण सिंह और उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें अच्छे और ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत रही, इसीलिए उन्हें गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया ताकि जल्द से जल्द वो अपनी रिकवरी कर पाएँ और कोविड से लड़कर जीत कर वापस आ पाएँ। हालांकि पहले से भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, पहले से भी काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि उनकी तबीयत नासाज रहती है और ऐसे में कोविड का होना जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। तो
तो कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में काशी हॉस्पिटल और सर्जिकल सेंटर में इलाज में लापरवाही से जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। इस पूरे मामले में इलाज में पूरी तरीके से लापरवाही बरती गई। इसके साथ ही 3 दिनों में आईसीयू के नाम पर परिजनों से लाखों रुपए जमा करवाए गए। फिर भी लापरवाही बरतने से नाराज परिजनों ने जरूर हंगामा किया। अब डीएम आलोक तिवारी ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के दौरान कुछ अराजक तत्व इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम इस वक्त कोविड में लगा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ अराजक तत्व इस तरह का फ़ायदा उठाकर, इस समय का फ़ायदा उठाकर गलत कर रहे हैं। तो उनको चेतावनी है कि भाई ऐसा ना करें। न्यू प्लस हॉस्पिटल पे अभी कार्रवाई हुई है। इस तरह के मामले जब भी आएंगे तो भले हम वहाँ व्यस्त हैं, हमारी मशीनरी कोविड में व्यस्त है, इसके बावजूद अगर कोई गलत करेगा, नियम विरुद्ध काम करेगा, तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए हमारी मशीनरी सक्षम। चलिए, कानपुर से रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी, क्या कुछ जानकारी इस लापरवाही को लेकर? मैं आपको बता दूं कि कानपुर का जो कल्याणपुर क्षेत्र है, यहाँ पर अनगिनत ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने फार्मेसी अब कोर्स करा है और हॉस्पिटल खोल दिया। ऐसे में कई मरीज ऐसे हैं कि उनकी अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। इसके साथ ही लाखों रुपए जो वसूली होगी, इस पूरे मामले से ध्यान लेते हुए डीएम ने लगातार अभियान चला रखा है। जो हॉस्पिटल सील करा चुके हैं और एक पर जांच चल रही है। ऐसे में एक और मामला सामने है काफी ट्रामा हॉस्पिटल कल्याणपुर में, जहाँ पर इलाज के महिला को लाया जो कि गर्भवती महिला थी, और उससे 3 दिन का 2 लाख रुपए जमा करा दिया और इलाज हुआ, बच्चे की मौत हो गई। इसके साथ ही जो महिला, उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में जब उसकी मौत हो गई तो बॉडी को महिला को हॉस्पिटल निकाले, इसको लेकर पहले जब से हंगामा किया, पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस ने पूरे मामले में लीपापोती कर दी। इस पूरे मामले में डीएम ने संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच सीएमओ कानपुर को दी है। उसके बाद कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सबसे साथ में ये भी है, जितने भी ऐसे हॉस्पिटल है जो कल्याण क्षेत्र में चल रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चलिए, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया राम जी। खबर शाहजहांपुर से, जहां नहीं सुधर रहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, इस्तेमाल की गई पीपीई किट झाड़ियों में फेंकी गई। खुले में इस्तेमाल पीपीई किट मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। सूचना होने के बाद भी पीपीई किट्स को हटाया नहीं गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जिला अस्पताल के मार्चरी के पीछे वाली कॉलोनी में, ये जो कॉलोनी को रास्ता जाता है, यहाँ पर रिहायशी इलाका है पूरा। यहाँ पर कोरोना किट 7:30 बजे से पड़ी हुई रात में किसी समय डाली गई होगी। जैसे ही हमको ये जानकारी मिली कि हमने देखा ये कि कोरोना किट पड़ी हुई है और कुछ खुले हुए कोरोना किटें जो पड़ी हुई हैं, कुछ बैग पड़े हुए हैं काले रंग के, तो मैंने उनका वीडियो भी बनाया और सीएमएस डॉक्टर यूडी सिन्हा से कहा, अभय सिन्हा प्राचार्य जो मेडिकल कॉलेज के हैं उनसे भी कहा 2-3 बार। पहले तो उन्होंने कहा मैं दिखवाता हूँ, उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को 2-3 बार फ़ोन किया, उन्होंने भी यही कहा कि मैं दिखवाता हूँ। मैंने डीएम साहब को भी फ़ोन किया, उनके यहाँ पीआरओ ने उठाया, कहा अभी साहब मीटिंग में है, बात हो जाएगी। मैंने अपनी पूरी बात उनको बता दी। ये जिला अस्पताल के तो इस्तेमाल की गई पीपी किट झाड़ियों में फेंकी गई है, जो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। नहीं सुधर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी। खुले में इस्तेमाल की गई पीपी किट को फेंका जा रहा है, जिसको देखकर ग्रामीणों में जाहिर तौर पर आक्रोश का माहौल रहा। सूचना देने के बावजूद भी पीपी किट को नहीं हटाया गया। जैसा कि आपने अभी सुना, ग्रामीणों की तरफ से जो कहा गया कि इत्तला दी गई, उसके बावजूद भी पीपी किट्स को नहीं हटाया गया। आसिफ अली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी? बड़े पैमाने की लापरवाही कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। देखिए, एक तरफ जहां जिला प्रशासन है वो कोरोना वायरस से बचने के काफी सुझाव देता है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज है और वहां पर जो कोरोना संक्रमित है, L2 कोविड हॉस्पिटल भी वहीं पर है, वहां जो पीपीई किट इस्तेमाल करने के बाद जिला प्रशासन, जो मेडिकल प्रशासन है, उन्होंने चौकी के ठीक पीछे चेंज किया है, जहाँ पर जो लोग हैं निकलने वाले वो काफी ऐतराज कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफी ऐतराज है। इस पर जब मेडिकल कॉलेज के चारों से बात की तो साफ तौर पे कहना था कि मैं इस टेंशन में हूँ, और उसके बाद बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल प्रशासन है उन्होंने इस मामले को ढाल लिया है। कई घंटे बीत चुके हैं, जो पीपीई किट है वो वहाँ पे पड़ी हुई है, और जिस वीडियो वायरल है पीपीई किट से उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज हैं और जो डीएम से लेकर जो आयुक्त हैं उन लोगों को भी सूचना दी, लेकिन अभी तक वो पीपीई किट वहां से नहीं हटाई गई है। जी चलिए आसिफ, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन दिनों यूनिवर्सिटी के ही सिटी हाई स्कूल का मामला लगातार गरमाया हुआ है। वजह है यूनिवर्सिटी का सिटी हाई स्कूल जिस जमीन पर बना हुआ है उसकी लीज अब खत्म हो रही है। यह जमीन यूनिवर्सिटी को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उस समय लीज पर दी थी जब उनके प्रपौत्र ने सिटी हाई स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर करने के साथ ही उसके अलावा पड़ी हुई जमीन पर हल निकालने की बात भी की थी, जिसके बाद में एएमयू की सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया कि सिटी हाई स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर करने और अन्य लीज की जमीन का कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे के फैसले को सार्वजनिक किया जाएगा। आपको बता दें, एएमयू जनसंपर्क विभाग के सहायक सलाहकार और यूनिवर्सिटी के ही उर्दू अकादमी के निदेशक ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें यह बात सामने आई है कि हमारे जो सबसे बड़े डिस्टिंग्विश योद्धा थे वो अकेले थे जिन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में जाकर अब पद से सरकार का गठन किया था। वो इतने बड़े आदमी थे कि उनके होने का एएमयू को बहुत गर्व है। राजा महेंद्र प्रताप ने यूनिवर्सिटी को वो जमीन जिस पर सिटी हाई स्कूल मौजूद है वो जमीन उन्होंने यूनिवर्सिटी को लीज पर दी थी। अब इस जमीन को 100 साल पूरे हो गए हैं, तो उनके रिश्तेदार परिजनों ने ये कहा है कि इस मामले का कोई हल होना चाहिए। इसीलिए ईसी की बैठक में फैसला किया गया कि दोनों पक्षों को बिठाकर रास्ता निकालना जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी के सिटी स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर होता है तो यूनिवर्सिटी के लिए ये गर्व की बात होगी, मगर इसका फैसला ईसी की बैठक में जो कमेटी बनाने का फैसला किया गया वो इस पर आखिरी फैसला लेगी। अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, तो इससे अच्छा एएमयू के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसके पूर्व छात्र के नाम पर इतना बड़ा राज्य विद्यालय या अन्य कोई प्रतिष्ठान बने, इस पर फैसले का स्वागत करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के समय में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिल हुए थे। 1895 में राजा महेंद्र प्रताप ने एडमिशन लिया था। 1898 में सर सैयद अहमद खान का पुनर्वास हो गया था। सर सैयद अहमद खान के राजा महेंद्र प्रताप के परिवार के लोगों से बहुत अच्छे पारिवारिक रिश्ते थे। योगेंद्र सिंह सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यहाँ पर जो एएमयू के पीआरओ है उन्होंने कहा है कि जो जमीन इनकी है, जो राजा महेंद्र प्रताप की यहाँ पर यूनिवर्सिटी में काफी जमीन ली है, अगर उसकी नाम यहाँ पर कोई भी कॉलेज बनता है या किसी भी कॉलेज का नाम रखा जाता है तो उन्हें इसमें किसी दिक्कत नहीं है। वो काफी इस बात की काफी है कि अगर कोई भी करता। चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया योगेंद्र। खबर आगरा से, जहां गैंगस्टर चरणजीत सिंह पर प्रशासन की कार्रवाई। 3.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। यमुना विहार फेज 2 में बने घर को सील किया गया। एसपी सिटी रोहन बोट्रे और एसीएम प्रथम विनोद जोशी के नेतृत्व में कार्रवाई। शहर में दूसरी जगहों पर उसकी संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई जारी है। चरणजीत उर्फ रिंकू सरदार पर है अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज। हत्या, जुएबाजी, सट्टेबाजी समेत कई तरीके के अपराध में संलिप्त था रिंकू सरदार समेत 10 गैंगस्टर्स की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई होगी। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत में हो रही है संपत्ति जब्तीकरण की बड़े पैमाने की कार्रवाई। तो यमुना विहार फेज 2 में बने घर को सील किया गया है। एसपी सिटी रोहन बोट्रे और एसीएम प्रथम विनोद जोशी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। गैंगस्टर चरणजीत सिंह पर प्रशासन की कार्रवाई। आगरा से खबर। 3.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को पूरी तरीके से जब्त कर लिया गया है। यमुना विहार फेज 2 में बने घर को सील कर दिया गया है। तो गैंगस्टर चरणजीत सिंह की पर प्रशासन की कार्रवाई। 3.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर दिया गया है। लगातार जब्तीकरण के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना विहार फेज 2 में बने घर को सील किया गया। खबर पीलीभीत से है, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी को अंजाम दिया है।
सही दस रहे हो, सही बोल के दस मेरे नाल हैं 10 बोल के दस सही हैं सही सब तो गलत क्यों कीता? गलत क्यों कीता? मैं चढ़ा के लेके गया, तन्नू लद के लेके गया, कुड़ी है मैं तन्नू लद के नहीं लेके गया। दस सही है, मैं सही बोल नहीं आई तन्नू हैं सही है नहीं आई तन्नू मार तो अच्छा मार नहीं मारो 17 बंदे। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। अलीगढ़ में सुनार को लूटने वाले बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी। बदमाशों से 3 तमंचे, सोने और चांदी के गहने बरामद किए गए। पकड़े गए बदमाशों ने अलीगढ़ में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। सेक्टर 39 पुलिस की जीआईपी के पास में मुठभेड़ हुई थी। कुछ दिनों पहले अलीगढ़ में ज्वेलरी शॉप पे बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। आज नोएडा पुलिस की उन्हीं बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान में 3 बदमाश को जो है गोली लगी हुई है। और यहाँ पे आपको बता दें कि थाना 39 क्षेत्र में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है और 3 तमंचे यहाँ पे पाए गए हैं मौके से और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ में एक बैग पाया गया है, उस बैग में जो ज्वेलरी है और कुछ कैश भी बताया जा रहा है फिलहाल, और एक बाइक बरामद हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पे पूरी फोर्स तैनात है और जो घायल हुए थे बदमाश उनको तुरंत जो है जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उन सब लोगों से पूछताछ की जा रही है। आगे के जो बदमाश भी होंगे उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर लखनऊ से, जहां यूपी में 24 घंटे में मिले 6,337 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 6,476 मरीज ठीक हुए। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 67,000 से ज्यादा है। यूपी में कोरोना से 2,58,573 लोग ठीक हुए। यूपी में कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 78.29% हुई है और यूपी में कोरोना से अब तक 4,690 लोगों की मौत हुई। कल 1,54,202 लोगों के टेस्ट हुए हैं। यूपी में अब तक 89,38,533 लोगों के टेस्ट किए गए।